हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम रसायन विज्ञान के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग पूरे डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। द्रव्य का मतलब है ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसको हम महसूस कर सकें, उसे कहते हैं द्रव्य। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। 2 और भी द्रव्य होते हैं, चौथा है प्लाज्मा, 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो लोहा तो हम लोग सब जानते हैं जो कि एक ठोस द्रव्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है कांच। कांच भी एक ठोस पदार्थ है, ठोस द्रव्य है। अगला है ध्वनि। ध्वनि एक द्रव्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्वनि एक द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्वनि को हम लोग पढ़े होंगे, सब लोग जानते होंगे, ध्वनि एक ऊर्जा है और ऊर्जा कोई पदार्थ नहीं होता। ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इसमें फैक्ट ये भी है कि ध्वनि किसी माध्यम में ही चल सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो ध्वनि एक ऊर्जा है। इसका हम लोग तीव्रता की माप डेसिमल में करते हैं। और अगला है वायु। तो वायु तो एक द्रव्य है, इसको हम महसूस करते हैं, हमारे आसपास भरी होती है वायु। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है कि ध्वनि एक द्रव्य पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो हम सब ने पढ़ा कि ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव पदार्थ वे होते हैं, द्रव पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। और जो हमने चौथी अवस्था बताई है प्लाज्मा, वह पदार्थ की वह अवस्था होती है जब पदार्थ अत्यधिक उच्च ताप पर होता है। और जो 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वो पदार्थ की वह अवस्था होती है जब पदार्थ अत्यंत न्यून ताप पर होता है, ठोस अवस्था में बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है। तो उसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फिर यहाँ पे दिया है निम्नांकित में से किसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो द्रव पदार्थ अगर कोई है तो उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होने चाहिए। ठोस पदार्थ अगर है तो उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होने चाहिए। तो यहाँ पे पारा तो एक द्रव पदार्थ है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये तो एक द्रव पदार्थ है, हमको तो ठोस चाहिए। जल एक द्रव है। चांदी, जी हाँ, चांदी यह एक ऐसा ठोस है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो वायु का तो एक गैस के फॉर्म में हमने पढ़ा कि वायु एक गैस है। तो इस तरह से यहाँ पे आकार एवं आयतन किसका निश्चित है? ठोस का मतलब चांदी का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया दूसरे का। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अंतराणुक बल सबसे अधिक प्रबल किसमें होता है। तो हम सब ने पढ़ा होगा ठोस के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच और गैस के कणों के बीच अंतराणुक बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे के समीप रह सकते हैं। ठोस के अणुओं के बीच जो अंतराणुक बल होता है वो सबसे अधिक होता है, तभी ठोस अत्यंत मजबूत होता है। और इस बल को हम लोग अंतराणुक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया ठोस पदार्थों का अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। सबसे कम गैसों में होता है, हालांकि होता है लेकिन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ठोस के कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे प्रबल होता है, सबसे मजबूत होता है। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की गैसीय अवस्था के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो गैस के बारे में हमने बताया कि गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। पहले लिखा है कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो ठोस के बारे में बताया इन्होंने। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
फिर भी तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित ऐसा सिर्फ होता है द्रवों में। किस में होता है? द्रव में। तो ये गैस के बारे में पूछा था। अगला दिया है आयतन अनिश्चित तथा आकार अनिश्चित, तो ऐसा भी किसी में नहीं होता, ना तो ठोस में, ना द्रव में, ना गैस में। तो इस प्रकार से पदार्थ की गैसीय अवस्था के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ऑप्शन नंबर, दोनों अनिश्चित होते हैं, सॉरी, दोनों अनिश्चित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया। नौसादर का फार्मूला पता होगा आपको, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl, ये होता है नौसादर। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनको हम गर्म करेंगे, आयोडीन हो गया, ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ये सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, देखो ग्लूकोज। ग्लूकोज एक, हाँ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ऐसा नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र पता होगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। अगला है चीनी। तो चीनी भी ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं। यहाँ पे हम लोग चीनी का फार्मूला पढ़ लेते हैं, C12H22O11, ये है चीनी का फार्मूला। तो चीनी भी ऐसा पदार्थ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है कि गर्म करें और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, भाप बन जाए। अगला है नमक। नमक को हम लोग गर्म करते हैं तो नमक पहले पिघलता है, NaCl बनता है। नमक का फार्मूला NaCl होता है। इसमें है अमोनियम क्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, सॉरी, गैस अवस्था में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पिघलने से पहले ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? बात वही हो गई कि ऐसा पदार्थ बताओ जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो पारा तो द्रव फॉर्म में होता है, लेकिन ये गैस फॉर्म में, पारा एक द्रव फॉर्म में होता है, एक द्रव पदार्थ है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है, ये भी फैक्ट पता होना चाहिए। पारा ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार ब्रोमीन, जो Br होता है, Br2 ब्रोमीन हैलोजन है, ये भी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे। अगला दे रखा है ये कपूर। हाँ, तो कपूर अभी बताया था हमने कि कपूर ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे तो सीधा ठोस अवस्था से द्रव में ना कन्वर्ट होकर सीधा गैस में बदल जाता है। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा, बर्फ़ में ऐसा नहीं होता। चौथा ऑप्शन है चीनी। चीनी में भी ऐसा नहीं होता। बर्फ़ का सूत्र पता है, H2O ही होता है, चाहे जल हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे भाप हो, तीनों का फार्मूला H2O होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतराणु बल किसमें नगण्य होता है? तो अभी बताया था अंतराणु बल होता क्या है। ठोस के अणुओं के बीच, या द्रव के अणुओं के बीच, या गैस के अणुओं के बीच जो भी बल लगता है उसे कहते हैं अंतराणु बल। तो ठोस के अणुओं के बीच बल सबसे अधिक होता है, द्रव के अणुओं के बीच बल उस ठोसों से कम होता है, गैस के अणुओं के बीच बल नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बहुत ही कम, रेयर मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में होता है। द्रव तथा गैस दोनों में ऐसा नहीं है। द्रव के अणुओं के बीच कुछ बल कार्य करता है, तो यहाँ पे गैस में अंतराणु बल सबसे कम, यानी सबसे नगण्य किस में होता है? गैसों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसरण किस अवस्था में संभव है? देखिए, विसरण पहली बात तो होता क्या है। ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों का, या तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस के कणों का चलना या उनका अपने स्थान से इधर उधर भागना ही विसरण कहलाता है। विसरण के हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग ठोस में भी विसरण पाया जाता है, जैसे चाक या बोर्ड पे जो मार्कर से लिखा जाता है, तो विसरण के कारण ही मार्कर के कारण बहुत दिन तक बोर्ड ना साफ किया जाए तो उसमें चिपके रहते हैं, ये उनमें विसरित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जाके। या पुराने
भवनों की जो कांच की खिड़कियां होती हैं उनके कांच ऊपर पतले और नीचे मोटे हो जाते हैं। तो ये भी एक विसरण का ही एग्जाम्पल है कि ठोस पदार्थों में भी विसरण होता है, हालांकि बहुत ही धीमा होता है। ठोसों में भी विसरण पाया जाता है। द्रव में विसरण होता है। पानी का बहना देख लो, पेट्रोल डीजल आज सारी वस्तुएं बहती हैं, चलती हैं, कण एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो यही है विसरण। गैसों में विसरण होता ही है। गैस में गुब्बारा में कहीं से एक छोटा सा छेद हो जाए तुरंत गैस निकल जाती है, यानी गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण पाया जाता है। तो किस में इसमें पूछा है कि 8वें नंबर हमसे पूछा गया है कि विसरण किस अवस्था में संभव है। तो विसरण तीनों अवस्थाओं में संभव है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। सबसे ज़्यादा होता है तो गैस में, उससे कम होता है तो लिक्विड में, द्रव में, उससे कम होता है तो सॉलिड में, ठोस में। तो सब द्रव, यहाँ पे क्वेश्चन है विसरण किस अवस्था में संभव है। तो विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि एक शब्द आ रहा है कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब का मतलब है जो हमारे ऊपर भी वायुमंडल का दाब है, हमारे ऊपर सभी गैसों का दाब पड़ता है। अगर हम लोग धरातल से ऊपर की ओर उठते जाते हैं, यानी पहाड़ों पे अगर जाओगे तो वहाँ पे वायु दाब कम हो जाएगा। तो वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कब हो जाता है कि किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इस घटना को याद रखोगे सब लोग, इसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। अर्थात पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इसे कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक को ऐसे भी समझते हो कि जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलना शुरू कर दे उसे कहते हैं, उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। जैसे हम बात करें जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री पर ही जल भाप बनकर उड़ना शुरू करता है, यह द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या संबंध दिया था। आइंस्टीन के बारे में सबने पढ़ा होगा। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या कहलाता है? E बराबर m गुणे सी स्क्वायर। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो ये है आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखिए E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि E है क्या। E का मतलब होता है एनर्जी यानी ऊर्जा, M का मतलब होता है मॉस यानी द्रव्यमान, और C का मतलब होता है प्रकाश की चाल। C बराबर क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल पता होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये है प्रकाश की चाल। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इस चाल से प्रकाश निर्वात में गति करता है। निर्वात पता होगा, जहाँ पे वायु की अनुपस्थिति है उसे कहते हैं निर्वात। जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो निर्वात से ही होकर आती हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की कौन कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो किसी भी पदार्थ का अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो ठोस, द्रव, गैस किसी में भी उसमें होते हैं कण, होते हैं अणु। तो जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच, अणु अपने आप में ऊर्जा को अवशोषित करके तापमान दोगे तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा पाते ही उनके अंदर आ जाती है गतिज ऊर्जा, जिससे किसी भी पदार्थ, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनका ताप बढ़ाने पर वे गति करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तभी तो गर्मियों में या किसी भी गुब्बारे में अगर गैस भरी है तो उसको हम नीचे से आग के पास ले जाएंगे, टेम्परेचर देंगे तो फट जाता है, क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह द्रव में भी होता है। पानी को गर्म करो तो पानी के अणु इधर उधर भागने लगते हैं, ठोसों को गर्म करो तो वो गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये होता है, उनसे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में पदार्थ के कणों की गति तीव्र व अनियमित होती है? अभी बताया, ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, आपस में थोड़ा थोड़ा
ठोस के ही अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं। द्रव के कण ठोस से भी ज़्यादा गतिशील होते हैं, लेकिन जो गैस के कण होते हैं वो अनियमित गति करते हैं। कहीं एक कण यहाँ, फिर एक कण यहाँ, फिर एक कण यहाँ, फिर एक कण यहाँ, फिर एक कण यहाँ, और इस गति को बोलते हैं जिगजैग मोशन। इस गति को जिगजैग मोशन कहते हैं, या ब्राउनी गति भी हिंदी में कहते हैं इसको, ब्राउनी गति। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है इसको पता होना चाहिए सभी को। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ये एक फैक्ट के रूप में पता होगा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जो हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं इनमें शुष्क बर्फ ही, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी जाती है। जो हमारे कूल पेय पदार्थ होते हैं उनमें भी शुष्क बर्फ रहती है, जिसके कारण उनको बनाया जाता है, जिससे बनाया जाता है। तो याद रखोगे, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी होती है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक केल्विन में क्या होगा? तो बर्फ़ का गलनांक, पहले बात समझते हैं गलनांक क्या होता है। गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर दे उसे उसका गलनांक कहते हैं। और एक होता है हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ जमना शुरू कर दे उसे कहते हैं हिमांक। साधारणतया गलनांक एवं हिमांक दोनों समान ही होते हैं। गलनांक एवं हिमांक दोनों समान होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि बर्फ़ का गलनांक केल्विन में क्या होगा? केल्विन सेल्सियस, दो तरह के टेम्परेचर होते हैं तापमान को मापने के, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो केल्विन मान के चलो, हम लोग अगर बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की, कितने डिग्री की? अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। अमूमन हम इसको 273 ही काउंट करते हैं, लेकिन अगर 273.15 करेंगे तो एग्जैक्टली ये केल्विन होता है। इसी को मानक केल्विन भी कहते हैं। 0 डिग्री में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम केल्विन में कहेंगे तो 273.15 केल्विन। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? अभी बताया था 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब उसको केल्विन में कितना का होगा? 273.15 केल्विन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा, 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यह केल्विन में कितना होगा? तो अभी बताया हमने। क्वथनांक क्या होता है पहली बात तो समझते हैं। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। दूसरी बात में कह सकते हो कि वह तापमान जिस पर किसी द्रव का कोई द्रव भाप बनना शुरू कर दे, वाष्प में अवस्था में आना शुरू कर दे, तो उसे भी कहते हैं क्वथनांक। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में करें, यहाँ पे केल्विन ने पूछा है, तो केल्विन में करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 100 डिग्री में अगर हम लोग 273.15 जोड़ दें तो आ जाएगा 373.15। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहेंगे 373.15 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में घड़े में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो गर्मी में जो घड़ा होता है, गर्मी मिट्टी का घड़ा होता है। अब मिट्टी के घड़े में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से जो घड़े में रखा पानी है वो छिद्रों के सहारे घड़े के बाहरी सतह पे आके आने लगता है। अब बाहरी सतह पे चूँकि हवा भी है, बाहर ऊष्मा ज़्यादा है, गर्मी है, तो जो जल की बूंदें होती हैं जो बाहरी सतह पे आ चुकी हैं वो धीरे धीरे वाष्पित होना शुरू कर देती हैं। वाष्पन का मतलब यह है कि क्वथनांक से पहले ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर ही वो वायुमंडल में भाप बन के उड़ना शुरू कर देती हैं।
इस घटना को वाष्पन कहते हैं, ना कि क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक जिस टेम्परेचर पर पूरा पूरा द्रव भाप में बदलना शुरू हो जाए उसे कहते हैं क्वथनांक, लेकिन यहाँ पे वाष्पन की घटना होती है। क्वथनांक से कम ताप पर ही हमारा द्रव धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, इसमें वाष्पन की क्रिया होती है, इसी को वाष्पीकरण भी कहते हैं। तो जो जल की बूंदें होती है धीरे धीरे वाष्पित होती रहती हैं, और जल के अंदर जो भी वाटर होता है, द्रव होता है, उसकी ऊष्मा को भी अवशोषित कर करके ऊष्मा लेकर वाष्पित होती रहती हैं। तो जल की सारी ऊष्मा बाहर चली गई, एक एक करके 4 4 6 6 10 10 अणु निकल कर वाष्पित हो गए और ऊष्मा को लेकर चलते गए। तो जो भी जल बचा उसमें उसकी ऊष्मा निकल चुकी तो वो ठंडा तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से जल के भीतर रखा हुआ द्रव या जल, घड़े के भीतर रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, ये कारण है। इस घटना को कहते क्या है, तो सिंपल सा इसमें जवाब दे सकते हो कि वाष्पीकरण के कारण या वाष्पन के कारण। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं देख लेते हैं। विसरण के कारण, विसरण तो बिल्कुल नहीं होता, पानी ऐसा थोड़ी ना होता बह जाता है, ऐसा तो होता नहीं। ये देख रखो वाष्पन के कारण, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरा अणुक दूरी सबसे कम किस में होती है। तो अंतरा अणुक दूरी किसी भी पदार्थ की, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं अंतरा अणुक दूरी। तो सबसे कम किस में होती है, सबको पता होगा ठोस में होती है। द्रव के कण और दूर दूर होते हैं, गैस के कण सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, जल में थोड़ा नमक मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी संदूषण यानी अशुद्धियाँ मिलाने पर कोई भी द्रव है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। अर्थात वो जो जमना शुरू हो रहा था, मान के चलो जिस टेम्परेचर पर वो जमना शुरू होता है, हिमांक का मतलब क्या, तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है। तो हिमांक, वैसे अगर हम बात करें जल के लिए तो हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जमना शुरू कर देता है। तो उसमें हमने मिला दिया थोड़ा सा नमक, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका हिमांक कम हो जाएगा, यानी वो जो 0 डिग्री पे जम रहा था अब वो माइनस पे जमेगा जाके। तो ये आंसर हुआ इसका। तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हिमांक कम हो जाता है, घट जाता है। यानी अगर हम जल में पानी में नमक मिला दें तो जो 0 पे जमना शुरू करता, अगर फ्रिज पे रखते तो वो 0 पे ना होकर माइनस के टेम्परेचर पर जाके जमना शुरू करेगा, क्योंकि उसमें नमक मिला चुके हैं या उसमें कह दो अशुद्धियाँ मिला चुके हैं, इसी को कहते हैं संदूषण मिला देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0 से कम हो जाएगा उसका तापमान, हिमांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाई एथिल ईथर का क्वथनांक 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में यह कितना होगा। तो क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में दे रखा, केल्विन बदलने के लिए सिंपल से क्या करोगे, 35 डिग्री को उसमें जोड़ देना है 273.15। तो जोड़ के बताओ ज़रा कितना आएगा। तो 35 डिग्री में क्या जोड़ना है, 273.15 जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने के पश्चात कितना आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए 308.15 केल्विन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 308.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि डाई एथिल ईथर होता क्या है। देखिए डाई एथिल ईथर एक लिक्विड है, जिस प्रकार से अल्कोहल एक लिक्विड है या फिर द्रव जल होता है लिक्विड फॉर्म में, उसी प्रकार से डाई एथिल ईथर भी एक लिक्विड होता है। और इसका फार्मूला समझ लेते हैं। इसका फार्मूला होता है C2H5O, डाई एथिल ईथर। इसका हम लोग अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो एथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नाम होता है। ये होता क्या है, ये भी एक द्रव होता है, इसको ज़्यादा सूंघ लेने से बेहोशी भी आ जाती है, तो ये द्रव फॉर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का वाष्पन कब अधिक होगा, यानी जल का वाष्पन कब अधिक होगा। तो वाष्पन जितना ज़्यादा ताप बढ़ाते जाओगे, यानी जल भाप बनना या जल से गैसी फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका ताप बढ़ाएंगे या उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, दोनों कंडीशन में।
या वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग कम कर देंगे, उस टाइम पर उसका वाष्पन अधिक होगा। जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि उसका वाष्पन तेज़ी होना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि कपड़े गर्मियों में होता क्या है कि जो वायुमंडल की जो आर्द्रता है, यानी वायुमंडल की जो नमी है, वो कम हो जाती है, इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। कहीं ना कहीं वाष्पन अधिक होता है कपड़ों के लिए। अगर कपड़ों को हम लोग एक साथ, बहुत सारे कपड़े एक साथ कर देंगे, सिकोड़ के रख देंगे, तो उस टाइम पर कपड़ा नहीं सूखेंगे। इसका मतलब है कि क्षेत्र, जैसे कपड़ों को फैला देते तो दूर दूर, कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पन अधिक होगा, और ताप बढ़ाने पर भी वाष्पन अधिक होगा। धूप है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, धूप है तो नहीं सूखेंगे। इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पर वाष्पन अधिक होगा। कपड़े सूखना एक वाष्पन की घटना पर आधारित होता है। ये इसी को हम लोग वाष्पीकरण भी कहते हैं, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर एसीटोन लगाने से ठंडा अनुभव होता है, क्या कारण है? हथेली पर एसीटोन लगा लो या पेट्रोल लगा लो, इनको लगाने से ठंडा अनुभव होता है, ऐसा क्यों? ये घटना वही है जो अभी हमने पढ़ा था कि गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है। तो उसमें घटना का नाम क्या था? वाष्पीकरण होना या वाष्पन होना। वही रीजन, वही कारण यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ भी घटना का नाम है वाष्पन। इसमें घटना को क्या कहोगे? वाष्पन। जहाँ पे पेट्रोल पड़ता, पेट्रोल या डीजल या पेट्रोल या एसीटोन इतनी वाष्पशील होते हैं कि जहाँ पर पड़ेंगे उसकी ऊष्मा को लेकर ये उड़ जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं तुरंत। इस वजह से इनका 78.5 डिग्री के आसपास सेल्सियस में इनका वाष्पन होता है। 100 डिग्री भी नहीं पहुंच पाते, उससे कम में ही उड़ना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पर पड़ता है वहाँ की शरीर की जो ऊष्मा है, हथेली पे पड़ा जहाँ पर, वहाँ की ऊष्मा को लेकर उड़ गया, तो वहाँ पे तो ठंडा हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ की ऊष्मा निकल चुकी, गर्मी निकल चुकी है, तापमान निकल चुका है, तो वहाँ तो ठंडा महसूस होगा ही फिर। तो इस वजह से यहाँ पर वाष्पन के कारण ये घटना होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। किस अवस्था में पदार्थ की संपीड़ितता नगण्य होती है? अब संपीड़ितता ये शब्द नया आया है, देखो। अब संपीड़ितता होता क्या, होती क्या है, जरा समझते हैं। संपीड़ितता पदार्थ की बहुत सी मात्रा को कम स्थान पर, कम आयतन में बना देना ही संपीड़ितता कहलाता है। जैसे किसी कमरे की गैस है, पूरे कमरे की हवा को अगर हम लोग किसी भी सिलेंडर में भर दें, कमरे में ज़्यादा आयतन ले रही थी हवा, उसको संपीड़ित कर दें तो बन जाती है, उसको संपीड़ित करके हम लोग एक सिलेंडर में भर सकते हैं। यानी पदार्थ को कम से कम आयतन में भर देना ही संपीड़ितता कहलाता है। तो यहाँ पे दिया है कि संपीड़ितता नगण्य किस में होती है? ना के बराबर किसको संपीड़ित करते हो, किसको ना के बराबर दबा सकते हो? तो इसमें ठोस अवस्थाओं को, हम किसी भी ठोस पदार्थ को ही तो कम से कम दबा पाएंगे। गैसों को तो हम लोग देखते हैं, गैसों को छोटे से गुब्बारे में भर सकते हो, लेकिन उस गुब्बारे को अगर खोल देंगे तो वो गैस पूरी जगह में फैल जाएगी। तो संपीड़ितता सबसे अधिक होती है गैसों की, उससे कम होती है द्रवों की, उससे कम होती है ठोस पदार्थों की। तो संपीड़ितता नगण्य, ना के बराबर किस में होती है? ठोस पदार्थों की संपीड़ितता ना के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बात बहुत ही अच्छा बताओ जरा, इसमें मान के चलो, खुद सोचो, इसमें बताओ। जैसे ये है हमारा कोई बर्तन है, अब बर्तन में क्या भरा है? यहाँ तक पानी भरा है, जहाँ तक जल की बूंदें या जल भरा है। अब इसको हमने क्या किया? जल भरा है, अब इसको हमने फ्रिज में रख दिया। जब इसको हमने फ्रिज में रख दिया तो बताओ जरा, बर्फ़ बन जाएगा। तो जब बर्फ़ बन जाएगा तो जो यहाँ तक जल की मात्रा थी, मान लो यहाँ तक थी, तो अब यह जब बर्फ़ बनेगा तो क्या ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा या नीचे रह जाएगा, या उतना ही रहेगा? बताओ ज़रा। तो बता दें हम, जल जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना है कि जब भी जल को ठोस द्रव से अगर हम लोग ठोस बनाएंगे, मतलब बर्फ़ बनाएंगे, तो उस टाइम पे उसका आयतन बढ़ जाता है। यही कारण है कि ठंडियों में बड़े बड़े जो शहर हैं, जैसे जो
ठंडे प्रदेश वाले शहर हैं, वहाँ के अक्सर करके नलकूप जो पानी की सप्लाई वाले पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, क्योंकि ठंडियों में बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे। तो बर्फ़ जमने से जो पानी फुल भरा होता है पानी में पाइपों के अंदर, तो उसका आकार बढ़ता है, इस वजह से जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। तो ये इसका उत्तर रहा। ये याद रखना कि किसी जल को हम लोग अगर बर्फ़ में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी द्रव को नहीं, सिर्फ जल की बात हो रही, जल को अगर हम लोग बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पर उसका आयतन क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस में अशुद्धि मिलाने पर उसका गलनांक क्या होगा। अभी बताया था किसी ठोस में संदूषण मिला दो यानी अशुद्धियाँ मिला दो तो उसका क्वथनांक, उस हिमांक का अवनमन हो जाता है और क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है, यानी क्वथनांक उसका बढ़ जाता है और हिमांक उसका घट जाता है। तो अगर हम किसी ठोस में अगर अशुद्धि मिला दें तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। क्यों? जैसे एग्जांपल लेते हैं, गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू करे। जैसे बर्फ़ को देख लो, अगर हम लोग बर्फ़ को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो बर्फ़ 0 डिग्री टेम्परेचर पे गलना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री मिला उसको तो द्रव से बर्फ़ से पानी के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बर्फ़ को अगर हम लोग अशुद्धियाँ मिला के रख दें, जैसे हम लोग इसको भूसे में रख दें, तो भूसे में रखते ही इसमें अशुद्धियाँ मिल चुकी हैं, तो इसका गलनांक और कम हो जाएगा। जो ये 0 डिग्री पर ही पिघलना शुरू कर देता था, तो अब 0 पे ना होकर ये माइनस लेगा टेम्परेचर, -10, -5 या -4, इस टेम्परेचर पर ये गलना शुरू करेगा। तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तभी बर्फ़ को अक्सर देखोगे भूसे के अंदर ही भर के रखा जाता है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन शायद नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को हमने देखा और आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी, सबको क्वेश्चनों को हल समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन कम समझ में आया तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, पूरा फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो तो बिल्कुल समझ में आएगा। और वीडियो देखते समय पूरे मन से देखा करिए, कहीं भी कमरे में बैठकर आराम से पढ़ा करिए, तब ये वीडियोज़ आपके फ़ायदे के लिए हो सकती हैं। तो इस तरह से वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।